सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि क्लास 8 से रिलेटेड सारे वीडियोज इस चैनल पर डाले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 का गणित का चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर्स का संपूर्ण हल जानेंगे। डिफिनेशन, परिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इन सब के बारे में। और उसके बाद जो भी इसमें रूल्स हैं, क्रम विनिमयता का नियम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, सारे का सारे हम जानेंगे। और ये प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्नों को इसमें सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और ध्यान से देखिए, 5 मिनट देखिए। उसके बाद आपको लगा कि देखना चाहिए तो आप देखिएगा, वरना आप चले जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर से संबंधित हम सारे फॉर्मूला डिफिनेशन हम लिख चुके हैं। आप ध्यान से देखिए, लिख इसीलिए लिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना बने। सबसे पहला क्वेश्चन आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या होता क्या है? पूर्ण संख्या देखिए, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अब यहाँ पर आता है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को, जैसे कि 1 2 3 4 5 इत्यादि इन्फिनिटिव तक। उसी प्रकार पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर देंगे तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा, जैसे 0 1 2 3 4 अनंत तक। दूसरा क्वेश्चन आता है पूर्णांक संख्या। ये जो डिफिनेशन है ये आगे चैप्टर में यूज आएगा इसका, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर, तो इसका डिफिनेशन होगा ऋणात्मक, शून्य एवं धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य, जैसे कि देखिए -3 -2 -1 या कोई भी संख्या माइनस में हो, शून्य और प्लस वाले सारे संख्याएं, ये सब पूर्णांक संख्याएं कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्याएं, और इसी का ये चैप्टर है। तो परिमेय संख्याएं को हमें जानना पड़ेगा। देखिए, परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक हो तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका अर्थ समझते हैं कि वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में अर्थात बटा के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q मतलब अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए और q हर में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 0, अब 0 है तो इसके बटा में 1 रख सकते हैं, और ये p हो गया तो ये q हो गया परिमेय संख्या। यहाँ देखिए 5 भी परिमेय संख्या, 3/5 p/q के रूप में लिख दिया, -7/12 इत्यादि, मतलब बहुत सारी परिमेय संख्या हैं। अब चलिए आगे जानते हैं संख्याओं के गुणधर्म के बारे में। आप भी कॉपी निकाल करके इसको नोट करते जाइए ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो संख्याओं के गुणधर्म के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है संवृत या संवरक नियम। चैप्टर में इसका यूज आएगा, आप ध्यान से समझिएगा। संवृत या संवरक नियम, इसमें हम पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या के लिए संवृत या संवरक नियम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए तो योग के संवरक नियम। योग के संवरक नियम, जैसे दो पूर्ण संख्याएं a तथा b के लिए a + b सदैव एक पूर्ण संख्या है। अब इसका मतलब समझिए, जब दो पूर्ण संख्या लेंगे और दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे देखिए 8 + 15, 8 + 15 को जोड़ देंगे तो 23 हुआ। 8 भी पूर्ण संख्या और 15 भी पूर्ण संख्या, जोड़ने के बाद 23 जो आया ये भी पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये दो संख्याओं को जोड़े तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 14 भी पूर्ण संख्या और 7 भी पूर्ण संख्या, जोड़ने के बाद 21 आ गया, 21 भी पूर्ण संख्या। मतलब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर अगर हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगा तो योग के अंतर्गत यह संवृत होगा। दूसरा देखिए व्यवकलन, मतलब घटाव। अब देखिए दो पूर्ण संख्याएं a तथा b के लिए a - b सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, अर्थात व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं है। मतलब पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नियम का पालन नहीं करता, संवृत नहीं है। जैसे कि देखिए 6 एक पूर्ण संख्या लिए और 4 एक पूर्ण संख्या लिए, अब घटाए तो हमें 2 प्राप्त हुआ, पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन दूसरा देखिए 4 एक पूर्ण संख्या लिए और 5 एक पूर्ण संख्या लिए, 4 में 5 को घटा दिए तो यहाँ पर देखिए -1 आ गया, -1 पूर्ण संख्या नहीं है। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए 3 पूर्ण संख्या 7 पूर्ण संख्या, तो 3 से 7 को घटाए तो यहाँ पर -4 प्राप्त हुआ, -4 पूर्ण संख्या नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखिए 7 में से 3 को घटा दिए तो 4 प्राप्त हुआ। मतलब सभी यहाँ पर देखिए -4 -1 आया, ये पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात व्यवकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्या संवृत या संवरक नहीं है। ये नियम है, समझे आप। नियम संतुष्ट करेगा तो संवृत है, अगर नहीं करेगा तो नहीं है। अब देखिए आगे समझते हैं। अभी आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है। अब देखिए आगे समझते हैं। आगे है गुणन के लिए। अब देखिए जैसे कि 0 को 4 से गुना किए, 0 भी पूर्ण संख्या और 4 भी पूर्ण संख्या, गुना करने के बाद हमें 0 प्राप्त हुआ तो 0 भी पूर्ण संख्या। मतलब दो पूर्ण संख्याओं को गुना किए तो 0 आ गया, पूर्ण संख्या ही आया। फिर देखिए 3 भी पूर्ण संख्या, 5 भी, और गुना करने के बाद 15 भी पूर्ण संख्या।
मतलब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ। फिर 2 को 4 से गुणा किया 8 प्राप्त हुआ। तो इसका मतलब दो पूर्ण संख्याएं ए तथा बी के लिए, जैसे ये ए हो गया तो ये बी, ए तथा बी के लिए ए बी मतलब ए गुना बी सदैव एक पूर्ण संख्या है। जैसे कि देखिए दोनों को गुणा किए, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा किए तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त हुआ, अर्थात गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। जब दो पूर्ण संख्या को गुणा करेंगे और हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा तो यह सम्मिलित नियम का पालन करता है। अब भाग के लिए देखिए हम सब में ये नियम को जानेंगे, गुणा, भाग, जोड़ और घटाव के लिए। जैसे देखिए 4 में 5 को भाग दिए तो 4/5 आ गया। 4 पूर्ण संख्या, 5 पूर्ण संख्या, लेकिन 4/5 पूर्ण संख्या नहीं है। फिर देखिए 2 में 4 को भाग दिए तो 2/4 आ गया। 2 भी पूर्ण संख्या और 4 भी पूर्ण संख्या, लेकिन भाग देने पर 2/4 पूर्ण संख्या नहीं होगा। अगर आप इसको काट सकते हैं तो यहाँ पर 2 दूना 4 काट देंगे 1/2, फिर भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। अतः पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दो पूर्ण संख्या को जब भाग करते हैं a को b से तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है। अब अगला है पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं के लिए हो गया, पूर्णांक संख्याएं के लिए जानते हैं। देखिए पूर्णांक संख्या में सबसे पहले योग के लिए जानेंगे। तो देखिए -8 पूर्णांक संख्या, 5 भी पूर्णांक संख्या, दोनों को जोड़े तो हमें -3 प्राप्त हुआ जो पूर्णांक संख्या है। देखिए 8 और 7 दोनों पूर्णांक संख्या, जोड़ने के बाद 15 प्राप्त हुआ, ये भी पूर्णांक संख्या है। -7 और -4 को जोड़ दिए -11, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या, जोड़े तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। फिर -2 और 9 को जोड़े तो -7 प्राप्त हुआ। तो पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से जोड़े तो हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हुआ। अतः पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि दो पूर्णांक संख्याओं का योग पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है, अर्थात यह सम्मिलित नियम का पालन करता है। अब चलिए व्यवकलन के लिए जानते हैं। अब देखिए व्यवकलन में 12 भी पूर्णांक संख्या और 7 भी पूर्णांक संख्या, घटाने के बाद हमें 5 प्राप्त हुआ, पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ। 7 भी पूर्णांक संख्या और 12 भी पूर्णांक संख्या, घटाने के बाद -5 प्राप्त हुआ, -5 भी पूर्णांक संख्या। -9 और 2 दोनों पूर्णांक संख्या है, 2 -9 में 2 घटा दिए तो -11 प्राप्त हुआ, ये भी पूर्णांक संख्या। -4 और 5 दोनों पूर्णांक संख्या, घटाने के बाद -9 पूर्णांक संख्या। अर्थात दो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन घटाव पूर्णांक संख्या ही होता है। तो पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि दो पूर्णांक संख्याओं को यहाँ पर देखिए घटाए तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हुआ, अर्थात सम्मिलित है। अगला देखिए गुणन के लिए। अब 5 को 18 से गुणा किए तो 90 आ गया, -60 को 5 से गुणा किए -40। यहाँ देखिए 5 भी पूर्णांक, 18 भी पूर्णांक, और गुणा करने के बाद 90 भी पूर्णांक संख्या है। डेफिनेशन आपको पहले बता चुके हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। फिर -8 और 5 को गुणा किए, ये दोनों भी पूर्णांक, गुणा करने के बाद -40 आया, ये भी पूर्णांक है। -5 और -4 को गुणा किए तो -5 गुना -4, यहाँ पर +20 हो जाएगा, +20 भी पूर्णांक संख्या है। फिर देखिए 3 और 7 को गुणा किया 21, 3 भी पूर्णांक संख्या, 7 भी पूर्णांक संख्या, और गुणा करने के बाद 21 भी पूर्णांक संख्या। अतः पूर्णांक संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि दो पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल भी पूर्णांक संख्या ही होता है। अब चलिए भाग के अंतर्गत जानते हैं। अब यहाँ देखिए भाग के अंतर्गत 4 भी पूर्णांक संख्या, 5 भी पूर्णांक संख्या, 4 में 5 से भाग दिए 4/5 आ गया, जो पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः पूर्णांक भाग के लिए सम्मिलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाग देने के बाद पूर्णांक संख्या नहीं आया, अगर आ जाता तो सम्मिलित रहता। अब चलिए पूर्णांक का खत्म हुआ, अब परिमेय संख्याएं के लिए जानते हैं। तो परिमेय संख्या में पहले योग के लिए जानते हैं। देखिए -2/3 परिमेय संख्या है। अब इसमें जोड़ दिए, योग के लिए है तो जोड़ेंगे 5/6 को, 5/6 भी पूर्णांक संख्या है। तो भिन्न का जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़ हुआ, हमें 1/6 प्राप्त हुआ। दो परिमेय संख्याओं को जोड़े तो 1/6 भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद परिमेय संख्या ही प्राप्त हुआ। फिर देखिए -4/5 परिमेय संख्या और -3/10 परिमेय संख्या, दोनों को जोड़े तो यहाँ पर -11/10 हमें प्राप्त हुआ, ये भी परिमेय संख्या। अर्थात दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अतः परिमेय संख्या योग के अंतर्गत सम्मिलित है। क्यों है? क्योंकि जोड़ने के बाद भी हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अब व्यवकलन में जानते हैं। देखिए व्यवकलन का मतलब होता है घटाव। 8/3 परिमेय संख्या, 5/6 परिमेय संख्या। अब घटा दिए तो हमें 11/6 प्राप्त हुआ, जो भी एक परिमेय संख्या है। आगे देखिए -7/8 परिमेय संख्या, उसके बाद 5/4 परिमेय संख्या। अब माइनस है, घटा दिए, घटाने के बाद हमें -17/8 प्राप्त हुआ, ये भी परिमेय संख्या। अर्थात दो परिमेय संख्याओं का व्यवकलन भी परिमेय संख्या, घटाव भी परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्याओं को घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अब आगे देखिए गुणन के अंतर्गत, यहाँ पर देखिए -4/5 परिमेय संख्या, 8/3 परिमेय संख्या, गुना कर दिए -32/15 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या। गुना आप खुद से भी कीजिएगा, इतना ही आएगा, हम ऑलरेडी कर लिए हैं ताकि वीडियो लंबा ना बन जाए। तो 32/-32/15 आया, जो परिमेय संख्या है। -8/7 को -2/5 से गुना किए तो 16/15
35 आ गया जो कि एक परिमेय संख्या है। तो अतः परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने के बाद परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, सम्मिलित है। आगे देखिए, अब जानेंगे घ में भाग के लिए। ये तो गुणा के लिए था, अब भाग के लिए देखिए, लिखना यहाँ पर भूल गए थे। भाग के लिए देखिए, -5/4 को 5/3 से भाग दिए। अब देखिए, भाग देने के बाद भाग का उल्टा गुना होता है, तो 3/5 हो गया 5/3 का, तो हमें -15/20 प्राप्त हुआ। मतलब ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, भाग देने के बाद हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अब देखिए दूसरा, 4/5 में 0 से भाग देंगे। अभी किसी संख्या से अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो लगेगा ही नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसमें एक शर्त आ जाता है, भाग के अंतर्गत सम्मिलित है, क्योंकि देखिए भाग करने के बाद हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। लेकिन अगर शून्य को शामिल नहीं करते हैं तब सम्मिलित है, शून्य को शामिल करेंगे अपरिभाषित हो जाएगा और सम्मिलित नहीं होगा। तो भाग के लिए परिमेय संख्या सम्मिलित है अगर शून्य को शामिल नहीं करते हैं, इसमें एक शर्त है, शून्य को शामिल नहीं करते हैं। अब ये था सम्मिलित और समरक नियम, ये खत्म हुआ। अब चलिए क्रम विनिमय नियम दूसरा है, उसको जानते हैं। अब सबको नोट करते हुए जाइए अपने कॉपी में ताकि आप भूले नहीं। अब देखिए क्रम विनिमय नियम है। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, दो संख्या लेते हैं। अब जैसे योग के लिए है, सबसे पहले पूर्ण संख्या में जानेंगे। योग के लिए तो दो संख्या लेंगे, जैसे दो संख्या लिए तो 5 और 7 दो संख्या लिए। अब दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 12 प्राप्त हुआ। अब इसी संख्याओं को उल्टा करके, जैसे कि देखिए ए और बी दो संख्या लिए, जोड़े, अब बराबर में उल्टा करके जोड़ेंगे। अगर बराबर हो गया तो क्रम विनिमय नियम उसमें सत्य है। जैसे कि ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल से आप बेहतर समझिएगा। 5 को 7 से जोड़े तो 12 प्राप्त हुआ। अब इसी को उल्टा कर दिए, 7 लिख दिए पहले और 5 बाद में, मतलब 7 को 5 से जोड़े फिर भी हमें 12 ही प्राप्त हुआ। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग, यहाँ पर देखिए a + b बराबर b + a, दोनों बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 को 8 से जोड़े 11 और 8 को 3 से जोड़े 11, उल्टा और सीधा करने के बाद जोड़े फिर भी उतना ही प्राप्त हुआ। अगर a + b बराबर b + a हो तब वह क्या होगा, क्रम विनिमय के अंतर्गत सत्य नियम का पालन करेगा, सत्य होगा। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ध्यान से आप समझिए, जरूर समझिए। व्यवकलन में देखिए, इसमें क्या होगा, a - b बराबर b - a, मतलब पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटाएंगे और हमें जितना प्राप्त होगा उतना ही दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटाने के बाद प्राप्त होगा, तब यह नियम सत्य होगा। जैसे कि देखिए 8 में से 2 को घटा दिए, 6 प्राप्त हुआ। अब उल्टा करेंगे, 2 से 8 को घटाएंगे, 2 से 8 को घटाए लेकिन हमें -6 प्राप्त हुआ, दोनों बराबर नहीं है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 4 में से 6 को घटाए तो हमें -2 प्राप्त हुआ। अब उल्टा घटाएंगे, -6, 4 में से 6 को घटाए, अब 4 को घटाएंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा प्लस में, यहाँ 2 माइनस में, यहाँ प्लस में, अर्थात दोनों बराबर नहीं है। अर्थात a - b बराबर नहीं है b - a। तो पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन का क्रम विनिमय सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a - b बराबर नहीं है b - a। तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, गुणा के लिए समझते हैं। तो गुणा के लिए देखिए, a × b बराबर होना चाहिए b × a। ध्यान से समझिए, 5 को 3 से गुणा किए 15 प्राप्त हुआ। अब 3 को 5 से करेंगे, 3 को 5 से किए फिर भी 15, दोनों बराबर है, अर्थात a × b बराबर है b × a। दूसरा एग्जाम्पल, 4 को 6 से किए 24, अब 6 को 4 से किए उल्टा करके फिर भी 24 प्राप्त हुआ। तो a × b बराबर है b × a। अतः दो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य होगा। क्यों सत्य होगा? क्योंकि a × b बराबर है b × a। अब चलिए अब भाग के लिए जानते हैं। अब देखिए भाग के लिए a भागा b बराबर b भागा a होगा तब यह क्रम विनिमय, इसमें नियम लागू होगा, सत्य होगा। अगर नहीं होगा तो नहीं लागू होगा। जैसे देखिए 4 में 5 से भाग दिए तो हमें 4/5 प्राप्त हुआ। फिर क्या करेंगे, 5 में 4 से भाग देंगे, 5 में 4 से भाग दिए तो हमें 5/4 प्राप्त हुआ, दोनों बराबर नहीं है। अर्थात a भागा b बराबर नहीं है b भागा a। तो पूर्ण संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a/b इज नॉट इक्वल टू b/a। समझ गए आप? अगर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप आपको कोशिश करेंगे समझाने की। आगे देखिए पूर्णांक संख्या के लिए, ये था पूर्ण के लिए, आप पूर्णांक के लिए जानते हैं। तो सबसे पहले योग, सब में योग, फिर व्यवकलन, फिर गुणन और फिर भाग। तो योग के लिए अब देखिए इसमें भी वही नियम होगा, a + b बराबर होगा b + a। मतलब एक बार सीधा गुना करेंगे, दूसरा बार उल्टा करके, दोनों का मान बराबर होगा तब जाके वह नियम सत्य होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 4 को -5 से जोड़ दिए तो हमें -1 प्राप्त हुआ। फिर उल्टा करके अब -5 को 4 से जोड़ दिए, -5 को 4 से जोड़े फिर -1 प्राप्त हुआ। मतलब a + b बराबर है b + a। क्यों? दोनों का -1 ही प्राप्त हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, -3 को -7 से जोड़े -10 प्राप्त हुआ। अब उल्टा कर दिए, -7 को -3 से जोड़ दिए तो हमें -10 प्राप्त हुआ। मतलब a + b
बराबर b प्लस a। अतः दो पूर्णांक संख्याओं के योग के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम सत्य है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी बराबर b प्लस a है। अब चलिए व्यवकलन के लिए जानते हैं। व्यवकलन में देखिए a माइनस बी बराबर b माइनस ए होगा, तब यह क्रम विनिमय नियम सत्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे -8 में से 3 को घटा दिए, -8 से 3 को घटाए तो -11 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, 3 से -8 को घटाएंगे, 3 से घटाए -8 को, फिर हमें 11 प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, अर्थात दोनों बराबर नहीं है, अर्थात a माइनस बी नहीं है बराबर b माइनस ए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 7 -3, 7 में से -3 को घटाए तो हमें 10 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, -3 में से 7 को घटाएंगे, -3 से 7 को घटाए फिर हमें -10 प्राप्त हुआ। दोनों बराबर नहीं है, अर्थात पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए। अब देखिए गुणन के लिए a गुना b बराबर b गुना a होगा, तब यह क्रम विनिमय नियम सत्य होगा। जैसे -4 को 5 से गुना किए -20 प्राप्त हुआ। अब 5 को -4 से गुना करेंगे, 5 को -4 से गुना किए तो हमें -20 प्राप्त हुआ। दोनों बराबर है, अर्थात क्रम विनिमय नियम इसके लिए सत्य होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, 7 को -2 से गुना किए तो -14 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, -2 को 7 से गुना कर दिए फिर -14 प्राप्त हुआ। अर्थात दोनों स्थिति में a गुना b बराबर b गुना a है, बराबर है दोनों स्थिति में। अतः पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन का क्रम विनिमय नियम सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि a गुना b बराबर है b गुना a। अगला क्वेश्चन है भाग के लिए। अब देखिए भाग के लिए इसमें भी क्या होगा, a भागा b बराबर अगर हो जाए b भागा a, तब क्रम विनिमय नियम इसमें सत्य होगा। जैसे देखिए -5 को 2 से भाग दिए तो -5/2 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, 2 में -5 से भाग देंगे, 2 में भाग दिए -5 से तो हमें 2/-5 प्राप्त हुआ, जो कि दोनों बराबर नहीं है। अब दोनों बराबर जब नहीं है तो क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं होगा। दूसरा देखिए 6 में 2 से भाग दिए तो हमें 3 प्राप्त हुआ, लेकिन 2 में 6 से भाग दिए तो हमें 1/3 प्राप्त हुआ। दोनों बराबर नहीं है, अतः पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। अब समझ रहे हैं, अगर बराबर हो जाता a भागा b बराबर हो जाता b भागा a तो क्रम विनिमय नियम इसमें सत्य होता। अब चलिए परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो पूर्णांक वाला खत्म हो गया। अब परिमेय संख्याओं में योग के लिए सबसे पहले जानेंगे। देखिए a प्लस बी बराबर b प्लस ए, फिर वही फॉर्मूला है, बराबर हो जाएगा तो सत्य, नहीं तो असत्य। -5/4 परिमेय संख्या लिए। अब देखिए 7/8 दो परिमेय संख्या लिए। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा, यहाँ देखिए दोनों को जोड़े तो -3/8 प्राप्त हो, इनका जोड़ कर दिया -3/8 प्राप्त हो गया। अब क्या किए, इसमें -5/4 में 7/8 को जोड़े। अब क्या करेंगे, 7/8 में -5/4 को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए उल्टा करके जोड़ दिए, एक बार a प्लस बी, दूसरा बार b प्लस ए करना है। तो अब हमें इसमें भी प्राप्त हुआ -3/8, दोनों बराबर है, अर्थात a प्लस बी बराबर b प्लस ए है। तथा परिमेय संख्याओं के लिए योग का क्रम विनिमय नियम सत्य है, क्योंकि a प्लस बी बराबर है b प्लस ए। अब चलेंगे व्यवकलन के लिए। तो व्यवकलन में भी देखिए वही रूल है, a माइनस बी बराबर b माइनस ए हो जाएगा तो क्रम विनिमय नियम सत्य होगा। जैसे 5/4 में -7/16 को घटाए व्यवकलन किए तो हमें प्राप्त हुआ 27/16, 27/16 प्राप्त हुआ। भिन्न का घटाव था, आप खुद से कर सकते हो, कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबा बन जाएगा। तो 27/16 आ गया। अब फिर क्या किए, उल्टा a माइनस बी एक बार कर दिया, अब b माइनस ए करेंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे। तो -7/16 में से 5/4 को घटा रहे हैं। घटाने के बाद हमें -27/16 आया, जो कि दोनों बराबर नहीं है, अर्थात a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए। तो परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए। दूसरा देखिए गुणन के लिए। अब गुणन के लिए क्या होगा, a गुना b बराबर होना चाहिए b गुना ए। जैसे देखिए -6/5 को गुना किया -3/7 से तो हमें 18/35 प्राप्त हुआ। अब उल्टा करेंगे, a b हो गया, b को a से करेंगे, मतलब -3/7 को -6/5 से गुना करेंगे। गुना करने के बाद हमें 18/35 प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों बराबर हो गया, अर्थात a गुना b बराबर है b गुना ए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, -4/9 को 5/6 से गुना किए तो हमें -20/54 प्राप्त हुआ। दूसरा में देखिए उल्टा करके -5, यहाँ पर 5/6 को -4/9 से गुना किए। गुना करने के बाद हमें -20/54 प्राप्त हुए। दोनों बराबर है, अर्थात a गुना b बराबर है b गुना ए। तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणा का क्रम विनिमय नियम सत्य होगा। क्यों? क्योंकि a गुना b बराबर है b गुना ए। अब चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए भाग के लिए है, तो भाग में a भागा b बराबर होना चाहिए b भागा ए। 4/5 को 3/7 से भाग दिए
तो हमें -28/15 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे, ए में बी से दे दिया, बी में ए से देंगे, 3/7 में -4/5 से भाग दिए तो -15/28 प्राप्त हो। दोनों बराबर नहीं है, अर्थात ए डिवाइडेड बाई बी इज नॉट इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, मतलब ए भागा बी बराबर नहीं है बी भागा ए। अतः परिमेय संख्याओं के लिए भाग का क्रम विनिमय नियम सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बराबर नहीं है। अब चलिए अगले रूल पर चलते हैं, सहचार्यता या सहचरिता। अब ये तीसरा गुणधर्म है, ये और लास्ट गुणधर्म है यही, इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले पूर्ण संख्याओं के योग के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए रूल चेंज हो जाता है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए। अब नहीं समझे होंगे आप, आपको हम समझाते हैं। मतलब पहली संख्या जो होगी वो ब्रैकेट से बाहर होगी प्लस, अब दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से जोड़ेंगे वो ब्रैकेट के बाद, फिर ब्रैकेट के फिर बराबर करेंगे और बराबर के उस पार क्या करेंगे, जो पहली संख्या थी उसको अंदर ले आएंगे और जो 1 नंबर में थी उसको 2 नंबर में। जैसे कि देखिए ए को यहाँ ले आए, अब बी को क्या कर दिए यहाँ 2 नंबर में, और सी जो था अंदर में उसको बाहर कर दिए। पहले इधर से एक बाहर था, बाद में इधर से एक बाहर हो गया। जैसे एग्जाम्पल समझिए, यहाँ देखिए 5 + 4 + 6 ब्रैकेट बंद है। अब इसका उल्टा क्या कर दिए, 6 को बाहर कर दिए, 6 को बाहर कर दिए, अब 5 को अंदर कर लिए, 5 + 4 + 6 हो गया। अब दोनों को जोड़ने के बाद अगर हमें बराबर संख्या प्राप्त होगा तो क्या होगा, यह सहचारिता नियम सत्य होगा। जैसे कि देखिए 5 प्लस ब्रैकेट में 4 + 6 को जोड़े तो हमें 15 प्राप्त हुआ। फिर वही काम इधर किए, यहाँ 5 बाहर था तो इधर 5 को अंदर करके 6 को बाहर कर दिए, यही नियम है यहाँ पर, तो हमें 15 प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों बराबर है। तो तीन पूर्ण संख्या 1 2 3 तीन पूर्ण संख्याओं के लिए योग का सहचर्यता नियम सत्य है, क्योंकि a + b + c बराबर a + b + c बराबर है। अब देखिए व्यवकलन में समझते हैं, इसमें क्या होना है, a - b, पहले a में से b को घटाएंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके दोनों में से c को घटाएंगे, और उसी प्रकार क्या करेंगे, a में से b को माइनस करके c से घटाएंगे। अगर दोनों बराबर होगा तो नियम का पालन करेगा। जैसे 7 में से 8 को घटाए, फिर दोनों में से 5 को घटा दिए तो हमें -6 प्राप्त हुआ। यहाँ देखिए क्या कर दिए, 7 अंदर था, 7 को बाहर कर दिए, 7 को बाहर कर दिए और 5 बाहर था, इसको अंदर कर लिया, मतलब 7 - 8 - 5 तो हमें 4 प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर -6, दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो तीन पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन की सहचर्यता सत्य नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, अगर बराबर रहता तो सत्य होता। चलिए अब जानते हैं गुणन के लिए। तो गुणन में भी देखिए a × b ब्रैकेट बंद गुना c बराबर, यहाँ c बाहर है तो यहाँ c को अंदर कर लिए, और यहाँ a अंदर है तो यहाँ a को बाहर कर लिए। बराबर हो जाएगा तो नियम का पालन करता है, सत्य है, नहीं तो नहीं है। जैसे देखिए 5 को 4 से गुना किए, फिर 6 से गुना किए, उसके बाद गुना करने के बाद हमें 120 प्राप्त हुआ। फिर क्या कर दिए, 5 यहाँ अंदर था और 6 बाहर था, तो यहाँ क्या कर दिए, 6 को अंदर कर लिया और 5 इधर अंदर था तो 5 को बाहर कर दिया, यहाँ भी हमें 120 प्राप्त हुआ। दोनों बराबर है, तो अतः तीन पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन की सहचर्यता सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप दोनों बराबर है। आगे देखिए भाग के लिए, तो भाग के लिए क्या होना है, a भागा b और दोनों में भाग देना है c से, और जितना मान आएगा फिर वही क्या करना है, a अंदर है तो a को बाहर कर देना है, बाहर कर दिया, और c बाहर था, c को अंदर कर लिए। दोनों का मान जब बराबर आएगा तो सत्य है, नहीं तो नहीं सत्य है। जैसे कि देखिए 4 में 5 से भाग दिए और दोनों में फिर 8 से भाग दिए, उसके बाद हमें प्राप्त हुआ 4/40। लेकिन यहाँ क्या किए, उल्टा 4 अंदर था, 4 को बाहर कर दिए, 8 बाहर था, 8 को अंदर कर लिए, और इसमें भाग दिए तो हमें 32/5 प्राप्त हुआ, जो कि बराबर नहीं है। बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। अतः तीन पूर्ण संख्याओं के लिए भाग सहचर्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बराबर नहीं था। अब चलिए ये तो पूर्ण के लिए था, पूर्णांक के लिए जानते हैं, उसके बाद परिमेय के लिए जानेंगे तब खत्म होगा। देखिए पूर्णांक के लिए तो इसमें क्या होना है, a + b और + c बराबर होना है a + b + c। जैसे कि देखिए सबसे पहले योग के लिए जानेंगे, ये योग के लिए है, तो -5 को 4 से जोड़े, फिर दोनों में -2 को जोड़े, ये a हो गया, ये b और ये c हो गया। अब इधर देखिए 2 बाहर है माइनस में, तो इधर अंदर कर लिए 2 को, और 5 अंदर है तो 5 को बाहर कर लिए इधर। अब हमें इधर -3 प्राप्त हुआ और इधर भी -3 प्राप्त हुआ। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, दोनों तरफ बराबर है। अतः तीन पूर्णांक संख्या a, b और c के लिए योग का सहचर्यता सत्य है। आप समझ सकते हैं। आगे देखिए व्यवकलन के लिए, तो व्यवकलन में क्या करना है, a - b फिर -c बराबर a - b - c करना है। जैसे देखिए -5 में से -4 को घटा दिए, तो -5 में से -4 को घटाया, फिर दोनों में से -6 को घटाया, हमें -15 प्राप्त हुआ।
फिर क्या कर दिए, यहाँ -5 अंदर था तो यहाँ इसको बाहर कर दिया, और यहाँ पर देखिए -6 बाहर था, इसको अंदर कर लिए, और इधर इसको भी घटाने के बाद हमें 15 माइनस में प्राप्त हुआ, अर्थात दोनों बराबर है। तब 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का सहचर्यता सत्य है, क्योंकि बराबर है इसीलिए सत्य है। अब चलिए आगे है गुणन के लिए, तो इसको जान लेते हैं। गुणन के लिए देखिए, जैसे a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c बराबर हो जाए तब यह नियम पालन करेगा। जैसे कि 5 गुना -4 गुना -2 करने के बाद हमें 40 प्राप्त हुआ प्लस में। इधर देखिए 5 अंदर था तो 5 को बाहर कर लिए, और -2 बाहर था तो -2 को अंदर कर लिए। गुना करने के बाद हमें 40 प्राप्त हुआ, दोनों तरफ बराबर है, अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन का सहचर्यता सत्य है। अब भाग के लिए जानते हैं, a को भाग दिए b से, उसमें c से भाग दिए, फिर a अंदर है तो यहाँ बाहर किए और c बाहर है तो उसको अंदर किए। अब भाग देते हैं, दोनों में एग्जाम्पल समझते हैं। -5 को 2 से भाग दिए, फिर दोनों में -3 से भाग दिए तो हमें 5/6 प्राप्त हुआ। अब इधर देखिए, यहाँ पर 5 अंदर था तो बाहर कर लिए, और 3 बाहर था माइनस में तो इसको अंदर कर लिए, और यहाँ पर भाग देने के बाद हमें 13/2 प्राप्त हुआ। इधर 5/6 और इधर 13/2, दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो यहाँ पर 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग का सहचर्यता सत्य नहीं होगा। समझ गए। अब चलिए परिमेय संख्याओं के लिए जानते हैं। तो परिमेय संख्या में सबसे पहले योग के लिए जानेंगे। जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा तो सत्य है, नहीं तो नहीं। एग्जाम्पल लीजिए, परिमेय संख्या लेना है तो -5/4 में 3/8 को जोड़े, फिर उसमें -7/6 को जोड़े, जोड़ने के बाद हमें -49/24 प्राप्त हुआ। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से। फिर क्या कर दिया, -5/4 अंदर है, यहाँ बाहर कर दिए, 7/6 माइनस में बाहर था, यहाँ अंदर कर लिए। अब देखिए इसको करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इधर जोड़ने के बाद हमें -49/24 प्राप्त हुआ, दोनों तरफ -49/24 प्राप्त हुआ, तो बराबर है, अतः 3 परिमेय संख्याओं के लिए योग का सहचर्यता सत्य है। बराबर है दोनों, यहाँ पर आप खुद से देख सकते हैं, और ज़्यादा एग्जाम्पल के लिए आप खुद से एग्जाम्पल ले सकते हैं या बुक से आप हेल्प ले सकते हैं। अब चलिए व्यवकलन के लिए समझते हैं। व्यवकलन में देखिए a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी अगर हो जाए तो सत्य होगा। जैसे कि देखिए a ले लिए -3/8, b ले लिए 5/4, उसके बाद c ले लिए -2/6। अब इसका कैलकुलेशन करने के बाद -31/24 हमें प्राप्त हुआ। फिर क्या कर दिए, यहाँ पर a देखिए अंदर है a माइनस बी, तो a को यहाँ पर बाहर कर दिए। ये अब ये करते हैं, ये a बाहर कर दिए। फिर देखिए b माइनस सी कैलकुलेशन करने के बाद -47/24, इधर 31/24, दोनों बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो यहाँ पर परिमेय संख्याओं के लिए व्यवकलन की सहचर्यता सत्य नहीं है। बराबर नहीं है तो सत्य नहीं है। अब आगे देखिए गुणन के लिए, -5/8 को 7/6 से गुना किए, अब उसके बाद -2/5 से गुना किए, मतलब a ये हो गया, b और c। अब यहाँ पर देखिए a यहाँ 5/8 को माने थे तो a, अब b और c अंदर था, b इसको माने हैं और c इसको माने हैं। कैलकुलेशन किए 70/240, इधर भी 70/240, दोनों तरफ बराबर है, अतः परिमेय संख्याओं के लिए गुणन का सहचर्यता सत्य है। सत्य हो गया। अब भाग के लिए और लास्ट है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग के लिए a भागा b भागा c बराबर a भागा b भागा c। अब यहाँ पर देखिए 1/3 लिए, 3/4 और 5/8 भाग देने के बाद हमें -32/45 आया। फिर यहाँ पर देखिए 1/3 अंदर था, इसको बाहर किए, 5/8 माइनस में बाहर था, इसको अंदर किए। ये फॉर्मूला पर चलना है इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पर 20/72 प्राप्त हुआ, दोनों बराबर नहीं है, अतः परिमेय संख्याओं के लिए भाग सहचर्यता नहीं है। तो ये आप समझ गए कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि क्या 3 परिमेय संख्याओं के लिए भाग सहचर नियम का पालन करता है, नहीं, इससे यही फ़ायदा होगा ऑब्जेक्टिव। और आगे जो चैप्टर में है सही गलत मिलान करने वाला, तो ये सारा सॉल्यूशन इसी पर होगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए और एक बार और देखिए, कॉपी में नोट करते जाइए तो आप बेहतर समझिएगा। अब चलिए आगे है कुछ और समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं योज तत्समक, चैप्टर में आपके सबसे पहले यही है, तो इसको समझते हैं। योज तत्समक का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब, इसका डिफिनेशन देखिए। जब किसी संख्या में जब शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होती है, तो उस संख्या के लिए शून्य एक योज तत्समक कहलाता है। इसको समझिए एग्जाम्पल से। जब किसी संख्या में शून्य जोड़ेंगे, जैसे 5 में शून्य को जोड़े तो हमें 5 ही प्राप्त हुआ, मतलब वही संख्या प्राप्त होता है। तो इस संख्या के लिए शून्य हो गया योज तत्समक। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 में 5 को जोड़े फिर भी 5, -5 में 0 को जोड़े, या 0 में -5 को जोड़े फिर भी 5। यदि किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं और फिर वही संख्या प्राप्त होता है तो 0 उस संख्या का योज तत्समक कहलाता है। अब आपसे पूछ दिया जाएगा 5 का योज तत्समक लिखें, तो 0 लिख देंगे।
क्योंकि जोड़ने के बाद हमें फिर 5 ही प्राप्त होगा। अगला देखिए, अब है गुणात्मक तत्समक। तो इसका डेफिनेशन समझते हैं। जब किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है। इस प्रकार एक गुणात्मक तत्समक है। मतलब जब किसी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो गुणनफल वही संख्या होगा। जैसे 8 में 1 से गुणा किए या 1 में 8 से गुणा किए तो फिर भी हमें 8 ही प्राप्त हुआ। 2 में 1 से गुणा किए, -2 में 1 से गुणा किए, या 1 में -2 से गुणा किए तो -2 प्राप्त हुआ। तो ये 1 जो हो गया इस संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए योज प्रतिलोम को समझते हैं। जब दो संख्याओं का योग 0 हो, जब दो संख्याओं को जोड़ेंगे अगर 0 प्राप्त हुआ तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज प्रतिलोम कहलाएंगे। आप एग्जाम्पल से बेहतर समझोगे। जैसे देखिए 5, अब 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा, तो आप खुद बताइए कि 5 में ऐसी कौन सी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो आप आराम से कह सकते हैं कि 5 में हम -5 को जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो 5 और -5 एक दूसरे का योज प्रतिलोम हो गया। इसका कई सारा एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए 5/2 ले लिए, इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमें इसका 0 प्राप्त होगा। तो आप बेशक कह सकते हैं -5/2 तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये एक दूसरे का योज प्रतिलोम हो गया। अब है व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। इसका भी डिफिनेशन है, जब दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती है। जब दो संख्या एक दूसरे का गुणनफल 1 हो जाए दो संख्या में, अब जैसे कि देखिए 5 में ऐसी कौन संख्या से गुना करेंगे कि 1 प्राप्त हो जाएगा, तो 1/5 से गुना करेंगे। अब देखिए 5 कट जाएगा तो हमें 1 प्राप्त होगा। तो 5 1/5 दोनों एक दूसरे का गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक व्युत्क्रम हो गया या गुणात्मक प्रतिलोम बोल सकते हैं। जैसे 6/7 में क्या चीज़ से गुना करेंगे जो हमें 1 प्राप्त होगा, तो 7/6 से गुना करेंगे, 6 और 7 कट गया, हमें 1 प्राप्त हुआ। तो 6/7 और 7/6 एक दूसरे का व्युत्क्रम कहलाएगा। अब चलिए आगे है, आगे समझते हैं। तो आगे देखिए है वितरण नियम। वितरण नियम का समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर 2 क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर में। जैसे देखिए वितरण नियम में क्या होता है, a गुना b प्लस c दिया रहता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले a को b से ab, फिर a को c से तो ac गुना करना रहता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको डायरेक्ट आप सॉल्व नहीं करके इसको भिन्न का जोड़ नहीं लेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा। ये वितरण नियम से क्या करेंगे, इसको इससे गुना करते हैं तो -2/5 गुना 2/7 हो गया। अब देखिए फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस, यहाँ देखिए बीच में प्लस है, प्लस -2/5 गुना 5/14 हो गया। अब गुना कर लेते हैं, -2 को 2 से गुना करेंगे तो -4, 5 को 7 से करेंगे 35, प्लस -2 को 5 से करेंगे -10, 5 को 14 से करेंगे 70। अब देखिए 0 कट गया तो हमें -4/35 प्लस -1/7 प्राप्त हुआ। अब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 7 और 35 का लघुत्तम लेना पड़ेगा, 35 एक बार में तो -4 प्लस 7 बचे 35 5 बार में तो -5। अब कीजिए -5 और 4 को जोड़िए -9/35, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से वितरण नियम का कोई भी सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अब आते हैं प्रश्नावली 1.1 में। तो प्रश्नावली 1.1 में है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज प्रतिलोम लिखिए। योज प्रतिलोम का डिफिनेशन अभी तुरंत आपको बताए थे कि जोड़ने के बाद हमें 0 प्राप्त होना चाहिए। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आप ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है 2/3। अब आप खुद से बताइए कि 2/3 में ऐसी कौन सी संख्याओं को जोड़ेंगे कि हमें योगफल 0 प्राप्त होगा। तो आप कहिएगा -2/3 को जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। तो 2/3 का योज प्रतिलोम क्या हो गया, -2/3। तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि 2/3 का योज प्रतिलोम बराबर -2/3। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है 25/9। अब 25/9 में ऐसी कौन सी संख्याओं को जोड़ेंगे कि हमें 0 प्राप्त होगा। तो आप इसमें भी उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि 25/9 में हम -25/9 को जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। अतः 25/9 का योज प्रतिलोम क्या हो गया, -25/9। अब इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 8 सवाल है इसमें। तो मान लीजिए 16 दिया गया, -16 का योज प्रतिलोम, तो -16 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाएगा। तो -16 में 16 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इसका योज प्रतिलोम 16 हो गया।
-15/8 में क्या जोड़ेंगे कि हमें 0 प्राप्त होगा। तो -15/8 में 15/8 को जोड़ेंगे तो -15/8 का योग प्रतिलोम 15/8, 0 का योग प्रतिलोम 0 ही होगा। अब देखिए -5/7 का योग प्रतिलोम, इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमें योग प्रतिलोम जो होगा इसका जोड़ने के बाद 0 आ जाए। तो माइनस और माइनस को कट कर देंगे, काट देंगे, 5/7 आ गया। 5/7 में क्या जोड़ेंगे, -5/7 जोड़ेंगे और हमें 0 प्राप्त होगा। तो 5/7 का योग प्रतिलोम -5/7। अब देखिए 13/-5, 13/-5 का योग प्रतिलोम क्या होगा। तो इसमें क्या जोड़ेंगे कि हमें 0 प्राप्त होगा। माइनस को अंश में भेज देंगे तो -13/5 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे +13/5, जैसे -12 -2/15 है, इसमें क्या जोड़ेंगे 0 प्राप्त होगा। तो इसमें 2/15 जोड़ेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये खत्म हुआ। दूसरा है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थानों को भरिए। खाली स्थान देखिए संख्या दिया गया है और खाली स्थान में इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में आपको बताए थे कि गुना करने के बाद 1 प्राप्त होना चाहिए। जैसे देखिए 5/4 का हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लिख लिए 2 नंबर का दूसरा सवाल 5/4। 5/4 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि हमें 1 प्राप्त हो। तो 5/4 में 4/5 से गुना करेंगे तो 5/4 1 प्राप्त हो जाएगा, हमें बराबर 1 प्राप्त हो गया। इसीलिए 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया 4/5। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 4/5। फिर से आप अगला समझिए, आगे है 4/-7। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसमें क्या चीज़ से हम गुना करेंगे कि हमें 1 प्राप्त हो जाए। तो 4/-7 में -7/4 से गुना करेंगे तो 1 हमें प्राप्त होगा। देखिए -5/8 में क्या चीज़ से गुना करेंगे कि हमें 1 प्राप्त होगा। तो -5/8 में माइनस को कट कर देंगे तो हम 8/5 से गुना करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। अब -1 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा, क्योंकि -1 में -1 से गुना करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। समझ गए आप। अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 नंबर में उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये भिन्न का जोड़ है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये समय सॉल्व नहीं करना पड़ेगा हमें। दूसरा देखिए ये गुना बोल रहा है, जोड़ और गुना दोनों है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर देखिए सबके साथ गुना का संबंध है तो वितरण नियम से सॉल्व होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुना में है, कर लीजिए गुना। 2/5 को 3/7 से गुना करेंगे, 2 गुना 3 6, 5 गुना 7 35, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए। 1 को 3 से गुना करेंगे और 6 को 2 से, तो यहाँ पर देखिए कट रहा है, 3 दूना 6, 3 दूना 6, इनका गुना है तो कटेगा। तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, प्लस है प्लस लिख दिए। यहाँ भी देखिए 2 से कट रहा है 7 बार में 14, ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 7 को 5 से करेंगे 35। अब आ गया भिन्न का जोड़ 35 4 35, 35 4 35 का लघुत्तम लेते हैं, फिर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 35 4 35 का लघुत्तम हो जाएगा तो हो जाएगा 40। अब 4 बार में यहाँ पर लगा तो 6 को 4 से गुना करेंगे 24, माइनस है तो माइनस, फिर 4 से करेंगे इसमें तो आप गुना कीजिए 4 से 35 बार में लगेगा तो हो गया -35, फिर प्लस है 35 से करेंगे 4 बार में तो 4। अब देखिए यहाँ पर ये और ये माइनस में और ये प्लस में, तो दोनों ये माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा। 35 और 24 को जोड़ेंगे, माइनस में है तो हमें प्राप्त होगा -5 4 9 3 2 5, 59 प्राप्त होगा माइनस में और +4/140। फिर बराबर 4 को जोड़ेंगे, ये माइनस में है तो घट जाएगा -55/140। ये हमारा आंसर हो गया। ये 140 है, आप इसको 1400 मत समझ लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्व होगा। अब चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अब इसको काटना चाहिएगा तो जैसे 55 है तो 11 बचे 55, 5 बार में तो -11 और ये 28 बार में कट जाएगा तो -11/28 हमें आंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया। अब चलिए 4 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल में बोल रहा है 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम, 5/18 में कुछ नहीं करेंगे, -7/72 का व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम। अभी देखिए इसका व्युत्क्रम करते हैं तो 4 नंबर में आप देख सकते हैं 5/18 हम लिख दिए। अब क्या बोला कि -7/72 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब क्या कि इसमें गुना करने के बाद हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, वही इसका व्युत्क्रम होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैंने 7/72 में गुना करने पर 1 प्राप्त होगा।
देखिए गुना करने पर 72 बटा -7 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया -7 बटा 72 का व्युत्क्रम 72 बटा -7। तो गुना कर दिए 72 बटा -7 से, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि -7 बटा 72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। कर दिए। देखिए 18 चौक 72, 4 बार में कटा, 5 चौक 20। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 को 7 से गुना करेंगे -7 बराबर 20 बटा -7 या 20/7, यहाँ बीच में माइनस लगा दिए। 5 नंबर सवाल अब देखिए -1/3। अब गुना कर रहे हैं 1/2 और 1/4 से, प्लस है बीच में, तो 1/3 को 1/2 से कर दिया, फिर बीच में प्लस और फिर इससे इसमें कर दिया। तो ये में कौन सा गुणधर्म है? अभी इससे पहले आपको बताए थे वितरण। क्यों? क्योंकि देखिए इससे पहले इसमें कर दिया, फिर प्लस का चिन्ह लिख करके इसको इसमें कर दिया। ऐसा वितरण नियम में ही होता है, आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अब 6 नंबर सवाल में देखिए क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? कारण सहित उत्तर दीजिए। अब देखिए क्या पूछ रहा है, क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम? गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या कि गुना करने के बाद 1 प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले इसका पूर्णांक तोड़ते हैं। चलिए 1/1/8 लिख दिए, पूर्णांक तोड़ते हैं। -1 को 8 से गुना करेंगे, -8 + 1 तो हो जाएगा 9/8 माइनस में। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या -9/8 हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है 8/9, तो क्या इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9/8 में अगर आप 8/9 से गुना कीजिएगा तो काटने के बाद हमें -1 प्राप्त होगा, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में 1 प्राप्त होना है, इसलिए यह नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं है, क्योंकि -1/8 में 8/9 से गुना करने पर हमें 1 प्राप्त नहीं होता है। 1 प्राप्त नहीं होता है। समझ गए आप? अगर गुना करने पर हमें 1 प्राप्त होता तब गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता, नहीं होता है। क्वेश्चन है क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? अब चलिए इसका भी कारण देते हैं। तो है 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? पूर्णांक इसका तोड़ लेते हैं। तो 3 × 9 = 10, 10/3। अब 10/3 में 0.3 से गुना करने पर हमें 1 प्राप्त होगा। अगर 1 प्राप्त होगा तो गुणात्मक प्रतिलोम है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। तो गुना कीजिए, इसमें 0.3 से गुना करेंगे, पॉइंट उड़ेगा, बटा में 10 आ जाएगा। तो 10, 10, 3, 3 कट गया, बराबर 1 प्राप्त हो गया। तो होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होगा, क्योंकि 3/1/3 में 0.3 से गुना करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। समझ गए आप? चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। ये देखिए 8 नंबर का सवाल, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल करें। अब देखिए वितरण नियम की सहायता से इसको हल करना है, इतना सिंपल है। आप 3 सवाल इस पर ऑलरेडी बना चुके हैं। अब देखिए अगला करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए -3/4 को इससे गुना करेंगे। सबसे पहले इसको इससे गुना करते हैं, तो -3/4 गुना 2/3 कर लिए, बीच में प्लस का चिन्ह लिख दिए। फिर -3/4 को -5/6 से गुना करेंगे, -3/4 गुना -5/6 कर दिए। अब दोनों को गुना कर लीजिए, 3 3 कट गया, 2 दूना 4। भिन्न का गुना आपको आता होगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1 और कुछ नहीं तो 1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे, माइनस में है तो हमें प्राप्त होगा -1। नीचे भी देखिए कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 प्लस। अब यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 2 बार में, और यहाँ कुछ नहीं तो 1। माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, और 1 को 5 से करेंगे 5/4 को 2 से करेंगे 4 दूना 8। अब 2 और 8 का भिन्न का जोड़ कर देते हैं, लघुत्तम लेंगे, हमें 8 प्राप्त होगा। 2 चौक 8, 4 बार में -4 प्लस 8 × 8 5, 5 में 4 को जोड़ दीजिए 1/8। यही हमारा आंसर हो गया। कितना सिंपल था। अब देखिए इसमें सेकेंड सवाल है 5/6 गुना -2/5 प्लस 3/2।
10। सेम सवाल है और इससे इजी है, आप इसको खुद से कीजिए, क्योंकि आप जितना खुद से करोगे ना उतना ज़्यादा सीखिएगा। अब चलिए आगे है, निम्नलिखित कॉलम अ को कॉलम ब के उचित नियम से मिलाइए। अब इसको मिलान करते हैं, वैसे तो आंसर देखकर आप मिला लीजिएगा, लेकिन आपको सिखाते हैं कैसे आप सही से मिलान कीजिएगा। इतना बड़ा है कि मोबाइल में भी नहीं अटता है। अब ध्यान दीजिए, योज तत्समक। अब योज तत्समक सबसे पहले देखिए, इधर से मिलाइएगा तो आप फंस जाइएगा, इधर से बहुत ईजी होगा, जो पहले आप जानते हैं पहले उसको मिलाइए। तो योज तत्समक मतलब योज तत्समक का डिफिनेशन आपको बताए थे कि जोड़ने के बाद वही संख्या आ जाए, जैसे कि योज तत्समक। अब ध्यान दीजिए, योज तत्समक ये 0 जोड़े इसमें तो यही संख्या आ गया, तो योज तत्समक हो जाएगा ये। तो ए नंबर का 6 नंबर का हो जाएगा ए नंबर, इसका इससे मिलान कर देंगे। चलिए ए नंबर। अब दूसरा देखिए, गुणात्मक तत्समक मतलब 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होना है। बी में देखिए 1 से गुना किए यही संख्या प्राप्त हो गया, इसका भी डिफिनेशन आपको बताएं, आप याद कीजिए और बन जाएगा। तो ये हो जाएगा बी। अब देखिए गुणा का सहचर्य नियम, गुणा का सहचर्य नियम इसको आप छोड़ दीजिए, आपको बताते हैं। योज प्रतिलोम सबसे पहले, जो बहुत छोटा छोटा है ना उसको कीजिए। योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम में क्या करना है, जोड़ने के बाद हमें 1 प्राप्त होना है। देखिए योज प्रतिलोम में जोड़ने के बाद हमें 0 प्राप्त करना है। तो यहाँ देखिए -7/4 में जोड़ने के बाद 0 प्राप्त हुआ, तो ये हो गया डी नंबर का योज प्रतिलोम। अब देखिए बोल रहा वितरण नियम, वितरण नियम अभी भी अब तुरंत पढ़े हैं। वितरण नियम जैसे कि ये देखिए गुना है और यहाँ अलग अलग दोनों को, इसको इसके साथ इसके साथ करके लिख दिया, तो ये हो गया वितरण नियम। अब बोल रहा संवरक नियम, इसको भी छोड़िए। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम गुना करने के बाद 1 प्राप्त होना है। देखिए है ना, गुना करने के बाद 1 प्राप्त, ये हो गया जी नंबर। अब योग का सहचर्य नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम और गुना का सहचर्य नियम। अभी आप सब नियम पढ़े और ये सब उसी का जवाब इसमें आपको खुद से ढूंढना है। अब देखिए योग का क्रम विनिमय नियम, तो योग का क्रम विनिमय नियम में क्या, क्रम विनिमय नियम में क्या सूत्र होता है, a + b बराबर b + a। तो a + b बराबर b + a, योग का क्रम विनिमय नियम हो गया, तो जे नंबर इसका हो जाएगा, जे नंबर। फिर देखिए गुना का क्रम विनिमय नियम, a × b बराबर b × a। तो a × b बराबर b × a कौन सा है, a × b बराबर b × a, ये हो गया आई का। अब ये हो गया। अब योग का सहचर्य नियम, सहचर्य नियम में क्या है, एक जो अंदर है वहाँ पर बाहर हो जाएगा और जो बाहर है वो अंदर हो जाएगा, ये आपको सिखाए थे सहचर्य नियम में, तो ये हो जाएगा एच। अब बच गया गुना का सहचर्य नियम, तो गुना का सहचर्य नियम में सेम होगा लेकिन गुना का चिन्ह होगा, जैसे कि यहाँ पर है, तो ये हो गया सी नंबर। इस प्रकार से मिलान वाला भी खत्म हो गया। आप नहीं समझे तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, और वीडियो बहुत लंबा बन गया, आप वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगला वीडियो जल्द ही आने वाला है।